आज अपन साइकेट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है शिजोफ्रेनिया। कहीं कहीं भी इसका नाम स्किज़ोफ्रेनिया भी देखा गया है, जो अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज अपन शिजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। इसको साइकेट्री की सबसे मेजर बीमारियों में से माना जाता है, क्योंकि ये आपके मूड अफेक्ट, आपके बिहेवियर, आपकी थिंकिंग, आपके कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट डालता है। तो आज अपन बात करेंगे शिजोफ्रेनिया के बारे में। तो शिजोफ्रेनिया जो वर्ड है वो 1911 के अंदर 1911 के अंदर सबसे पहले एक स्विस साइकेट्रिस्ट था जिनका नाम था यूजेन ब्लूरल। उन्होंने सबसे पहले इसका नाम इजाद किया और उन्होंने बताया कि ये दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला स्कीजो और दूसरा फ्रेन। स्कीजो का मतलब यहाँ पे समझे तो स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है दरार, और फ्रेन का मतलब होता है माइंड यानी मन। अगर सीधी सीधी भाषा में अगर अपन इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब है मन में दरार पड़ जाना। दरार पड़ जाना मतलब इस चीज को आपको समझना होगा। दरार पड़ने का मतलब ये है कि जो शिजोफ्रेनिक जो पेशेंट होता है उसको रियल वर्ल्ड और आभासी वर्ल्ड के बारे में वो दोनों में फर्क नहीं समझ सकता। यानी वो पता नहीं लगा पाएगा कि ये जो अभी आप और मैं है, क्या अपने आसपास का जो वातावरण, जो दुनिया है वो कैसे चल रही है। लेकिन इसी के बीच में एक वो अपने दिमाग में ऐसी एक ग्रेंडियोसिटी बना लेगा और वो अपने हिसाब से माइंड को सेट करके रखेगा कि नहीं ये रियल दुनिया है। यानी डे ड्रीमिंग और वो सारी चीजें उनके अंदर देखने को मिलती है। यानी उसके दिमाग में दो दुनियाएं चलती रहती है सेम टाइम में। इसीलिए इसको बोला है दरार पड़ जाना किसमें, मन में, दैट इज द स्पीड ऑफ माइंड। अगर इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी एक तरह का सिंड्रोम भी बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारे साइन और सिम्टम्स है, क्योंकि डिसऑर्डर भी बहुत ज्यादा है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर्स डिसऑर्डर। यानी आपके थिंकिंग, आपका कॉग्निटिव, आपका मूड और आपका बिहेवियर, इन तीनों के डिसऑर्डर्स मिलके क्या करते हैं, इसके सिम्टम्स को बनाते हैं और इसी को अपन शिजोफ्रेनिया बोलते हैं। लेकिन शिजोफ्रेनिया बोलने के लिए ऐसा है कि कम से कम आपको एक्टिव 1 मंथ होना चाहिए। उस शिजोफ्रेनिक फेज के अंदर एक्टिव 1 मंथ होगा जो सिम्टम शो करेगा, तभी आपको शिजोफ्रेनिया बोला जाएगा। क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर आप क्या करोगे, इन तीनों चीजों से आमतौर पे गुजरते ही रहते हैं। लेकिन जब ये रेगुलर 1 महीने तक चलेंगे और पॉजिटिव सिम्टम्स ये शो करेगा कि हाँ ये शिजोफ्रेनिया है, तभी अपन इसको शिजोफ्रेनिया बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, डेल्यूजन होना, हेलुसिनेशन होना, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होना, बोलने में लड़खड़ाना, साथ ही साथ केटाटोनिक बिहेवियर होना, शिजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स आना जो आपके इसके थिंकिंग और बिहेवियर से रिलेटेड है, सच एज सैलो और फ्लैट इफेक्ट, आपके बिहेवियर का फ्लैट इफेक्ट होना, यानी आपका जो बिहेवियर होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो थिंकिंग होती है या पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर है उसमें एक जैसा होगा। जैसे कि अगर कहीं पे हंसी खुशी का माहौल है तभी वो हंसी खुशी में नहीं रहेगा। अगर वो कहीं पे किसी की मृत्यु हो गई तो भी वो वहां पे रोएगा नहीं, वो सिर्फ एक ब्लंट इफेक्ट या फ्लैट इफेक्ट में जिएगा। एलोजिया एंड इनकॉग्रस मूड, यानी फ्लैट, उसको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होगा उसके मूड के अंदर। तो वापस अपन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर्स डिसऑर्डर and it should be at least 1 month of active phase symptoms like delusion, hallucination, disorganized speech, catatonic behavior, negative symptoms such as salve and flat effect, alogia and incongruous mood। और ये जो डेफिनेशन दी गई है वो आपके ICD-10 और DSM-5 के द्वारा दी गई है। अब शिजोफ्रेनिया के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि शिजोफ्रेनिया एक बड़ा डिसऑर्डर है। इसके खुद के कुछ छोटे छोटे सब डिसऑर्डर्स है। तो ICD-10 के अंदर शिजोफ्रेनिया की अगर जगह देखें तो इसका जो F ब्लॉक होता है, जो F ब्लॉक की जो 20 पोस्ट है, 20th नंबर जो है वो शिजोफ्रेनिया के लिए दिया गया है। और उसके सब ग्रुप 2.02 2.09 यहाँ तक इसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो F 20.0 पे इसका पैरानोइड शिजोफ्रेनिया है, 20.1 पे हेबेफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया, 20.2 पे है केटाटोनिक शिजोफ्रेनिया और F 20.3 पे है अनडिफरेंशिएटेड शिजोफ्रेनिया, F 20.4 पे पोस्ट शिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, यानी शिजोफ्रेनिया ट्रीट होने के बाद जो डिप्रेशन होता है
वो F20.5 पे रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, F20.6 पे है सिंपल सिजोफ्रेनिया और F20.8 पे है अदर सिजोफ्रेनिया, जो छोटे छोटे इसके और भी सब डिवाइडेड है जिनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। और F20.9 अनस्पेसिफाइड सिजोफ्रेनिया, जिसका स्पेसिफिक रीजन या ऐसे नाम नहीं दे रखे हैं, वो इसके अंदर आया गया है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि कौन कौन से सिजोफ्रेनिया के क्लासिफिकेशन है, साथ ही साथ इसका नाम कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने दिया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर 2-3 साल में पूछा जाता है, 4 नंबर के सवाल में, 6, 8 और 16 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते रहिएगा। अब अपन आगे इसके क्लासिफिकेशन के बाद में देखेंगे कि इसकी इटियोलॉजी क्या है या इसके इंसिडेंस कितने हैं, कौन कौन सी एज ग्रुप वालों में ये ज्यादा पाया जाता है और कौन कौन सी एज ग्रुप वालों में ये कम पाया जाता है, वो देखेंगे। अब अपन बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के इंसिडेंस के बारे में। तो सिजोफ्रेनिया के जो इंसिडेंस है वो 6 to 13 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के अंदर देखे गए, लेकिन बहुत ही रेयर केस में, इट इज वेरी रेयर एंड इट इज ऑल्सो वेरी रेयर इन 14 to 18 टीनेजर्स। और अगर देखा जाए तो ये बोथ सेक्स का मतलब है कि ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल या फीमेल या किसी पर्टिकुलर एक को अफेक्ट करेगा, नहीं, ये दोनों को अफेक्ट करता है। ऐसे एरिया जहाँ पे क्या ओवर क्राउडिंग होती है, ओवर क्राउडिंग यानी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहाँ पे झुग्गी झोपड़े या बस्ती वाले एरिया जैसे कि स्लम्स एरिया, वहाँ पे ये ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो बीपीएल या लो पॉवर्टी लाइन उसके नीचे रहने वाले लोग हैं, उसके अंदर सिजोफ्रेनिया बहुत ज्यादा देखा गया है। और साथ ही साथ सिजोफ्रेनिक पेरेंट्स चिल्ड्रन, यानी ऐसे बच्चे या जिनके माँ बाप में से कोई एक अगर सिजोफ्रेनिया से पहले सफर कर रहा है या कर चुका है तो उसके अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ेंगे अब देखेंगे। अब अपन देखेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो पहले अपन बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर, आपके जीन्स के ऊपर, आपके जन्म के दौरान या फिर आपका जन्म या फिर आपका पैदा होने वाले हो या आपकी बॉडी बन रही हो इन द वूम्ब, तब क्या क्या होता है। पहला, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर 46% चांसेस ज्यादा होते हैं सिजोफ्रेनिया होने के देन द डाइजाइगोटिक, क्योंकि डाइजाइगोटिक में सिर्फ 14% चांसेस ही देखने को मिले हैं सिजोफ्रेनिया के। ऐसे पेरेंट्स जिसमें से अगर मदर या फादर में से किसी एक को अगर सिजोफ्रेनिया है तो बच्चे को सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस 10 से 12% ही है। लेकिन अगर दोनों, मदर और फादर दोनों को अगर सिजोफ्रेनिया है या हो पहले था, तो उनको 40% चांस होंगे सिजोफ्रेनिया होने के। और मोस्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये अगर जेनेटिक की बात करें, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मदर और फादर से ही आता है, तो कौन कौन से क्रोमोसोम्स अफेक्टेड रहते हैं इससे, कि सिजोफ्रेनिया के केस स्टडी के अंदर ये देखा गया है कि उनके 5th, 11th, 18th और वो भी 18th कौन सा, लॉन्ग आर्म वाला, और साथ ही साथ 19 शॉर्ट आर्म वाला, इसकी वजह से सिजोफ्रेनिया होता है। और यानी सिजोफ्रेनिया जिन पेशेंट में उनके अंदर ये कोज देखे गए हैं कि 5, 11, 18 एंड 19 जो शॉर्ट आर्म है उनका ये रीजन होता है सिजोफ्रेनिया होने का। दूसरा, बायोकेमिकल थ्योरी ये कहती है कि बायोकेमिकल थ्योरी की वजह से भी क्या होता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डोपामिन, जब बॉडी के अंदर एक्टिव डोपामिन, जो आपकी बॉडी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आपके नर्वस सिस्टम या आपके ब्रेन और अदर ऑर्गन्स को जो रेगुलेट करता है या हेल्प करता है, तो उनके अगर इंक्रीज हो जाने की वजह से भी क्या होगा, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। लेकिन कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स आपके न्यूरॉन के, अगर वहां पे अगर इसका लेवल बढ़ा है तो चांसेस होंगे सिजोफ्रेनिया होने के। साथ ही साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है आपकी बॉडी के अंदर, उनकी वजह से भी होता है, जैसे कि एक सीरोटोनिन, गाबा और असेटाइल कोलिन, ये तीनों का रीजन देखा गया है सिजोफ्रेनिया के अंदर सपोर्टिव में। तीसरी अगर बात करें तो वो है आपके वाइटामिन्स, क्योंकि अगर आपकी डाइट आपके मदर फादर की अगर इरेगुलर है या फिर अगर आपकी इरेगुलर है तो होने के चांसेस होंगे। विटामिन B1, B6, B12 एंड विटामिन C, इनकी डेफिशिएंसी भी देखी गई है सिजोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर। स्टडी में पता लगा कि इन विटामिनों की अगर डेफिशिएंसी अगर लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रहेगी तो आपको सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस है। तो ये इसकी मेन इटियोलॉजी है। अगर 4th पॉइंट की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर ये चीज आती है कि स्ट्रेस,
क्योंकि जब भी आपके ऊपर स्ट्रेस होगा तब आपकी बॉडी के पूरे हार्मोन का लेवल, आपके अदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका वर्क, आपके ऑर्गन का वर्क, उनके सीक्रेशंस, उनमें बहुत काफी सारा चेंजेस आता है। तो उसका भी एक रीजन देखा गया है कि स्ट्रेस वाली कंडीशन में सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस के कुछ क्राइसिस है, अगर आप किसी क्राइसिस से एक्सपोज हुए हैं, जैसे नेचुरल क्राइसिस में अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुई, चक्रवात हुए, कुछ बड़े बड़े तूफान हुए, तो उनकी वजह से अगर उसके साथ आप अगर एक्सपोज हुए हो तो भी ये होने के चांसेस रहे, क्योंकि अपन ने देखा है डेफिनेशन में कि सिजोफ्रेनिया में आपकी थिंकिंग, आपका मूड और आपका बिहेवियर, ये तीनों अफेक्ट होते हैं। और जब भी क्राइसिस से स्ट्रेस होगा तो मेनली इन्हीं के ऊपर क्या करता है, मेजर इफेक्ट करता है। साथ ही साथ कम आईक्यू वालों के अंदर भी देखा गया है। और कॉन्फ्लिक्ट अपन ने पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर या एम के अंदर, लक्ष्य के अंदर या गोल के अंदर में से आपको किसी एक को चूज करना होता है या उन सब में से किसी एक को डिनाइल करना होता है, तब आपके अंदर जो सिचुएशन आती है दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। ये भी आपका स्ट्रेसफुल इवेंट है। पांच जो थ्योरी है वो है फैमिली थ्योरी। फैमिली थ्योरी ये कहती है कि लैक ऑफ रियल पेरेंट, अगर जिसको सिजोफ्रेनिया है या उनको हो सकता होने के चांसेस ज्यादा है अगर उनके माँ बाप उसके साथ नहीं रहते, माँ बाप का तलाक हो गया, बच्चा कहीं और है, या फिर किसी ने गोद लिया, तो उसमें सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंग्शियस मदर, अगर किसी मदर फादर में से दोनों में से सेपरेट हो गए, उनके फादर या डेथ हो गई, उनकी मदर अकेली रह रही है, घर का पूरा बोझ उनके ऊपर है, तो अगर घबराई हुई मदर को देखेगा तो बच्चे के अंदर भी ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ स्यूडो म्यूचुअलिटी का मतलब ये है कि छद्म पारस्परिकता, मतलब आपको हल्का फुल्का, आपको पता नहीं क्या चल रहा है, आप स्ट्रेसफुल इवेंट में जाओगे, फैमिली में क्राइसिस चल रहा है, तो वो भी उसको कोज माना गया है। और पेरेंट्स ब्लेमिंग, कभी कभार ये होता है कि घर की स्थिति ऐसी नहीं होती, तो फिर भी पेरेंट्स क्या बार बार बच्चों को टारगेट करते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से ही हुआ, तो पेरेंट्स के द्वारा ब्लेमिंग करना बार बार रेगुलरली, वो भी आप कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस कोज करता है, और स्ट्रेस क्या करेगा, सिजोफ्रेनिया कोज करेगा। अब अपन आगे देखेंगे कुछ और पॉइंट्स है, तो कुछ और पॉइंट्स पे अपन अब देखेंगे न्यूरोसाइकोलॉजिकल फैक्टर्स। 6 पॉइंट की अगर बात करें तो वह न्यूरोसाइकोलॉजिकल, यानी आपके नर्वस सिस्टम में अफेक्ट की वजह से आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट होती है। तो ये रीजन देखेंगे। पहला, फ्रंटल लोब जो आपका है उस पर एट्रोफी हो जाना, न्यूरॉन्स या उनकी सेल्स का क्या है, एट्रोफी, उनकी साइज छोटी हो जाना या फिर ज्यादा एक्सेस हो जाना, वो भी एक मेन रीजन देखा गया है। साथ ही साथ ब्रेन इन्फेक्शन, अगर मेनिंजाइटिस हुआ, ब्रेन का अगर कोई पार्ट हुआ, अगर उसका इन्फेक्शन हुआ है तो वो क्या होगा, सिजोफ्रेनिया का कोज करेगा। पॉइजन, अगर किसी ने जहर लिया है वो, और ट्रॉमा अगर किसी के साथ हुआ है, वो कैसा भी हो सकता है कोई भी, तो वो सिजोफ्रेनिया का कोज कर रहा है। साथ ही साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है, मेटाबॉलिज्म के अगर डिसऑर्डर्स है तो वो भी क्या करेंगे, सिजोफ्रेनिया कोज करेंगे। साथ ही साथ 7th पॉइंट देखें तो वो सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये थ्योरी के अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन से सोशियो कल्चरल सिस्टम है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। पहला, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पहले बात कर ली, बिलो पॉवर्टी लाइन या उससे भी नीचे वाले लोग। साथ ही साथ माइग्रेंट्स के अंदर ये सबसे ज्यादा देखा गया है कि सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस। माइग्रेंट्स का मतलब जब एक ही जगह से कोई दूसरी जगह पे, यानी उनका एक जगह ठिकाना नहीं हुआ, बार बार अपने ठिकाने बदल रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है। और कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन, कभी कोई प्राकृतिक आपदा या फिर मानव आपदा, उसके वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी क्या हो जाती है, या तो नष्ट हो जाती है या फिर तितर बितर हो जाती है, बिखर जाती है जगह जगह पे, तो उनकी वजह से भी क्या होता है कि सिजोफ्रेनिया हो सकता है। वो ये मेन कॉज है, स्ट्रेस होना, पैसा नहीं होना, तो कुल मिला के ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ पे बेसिक, यानी पहले देखें तो रोटी कपड़ा और मकान, उनको कहीं ना कहीं पे वहाँ पे काम करना पड़ेगा। जब ज्यादा काम होगा, स्ट्रेस होगा, कम पैसा मिलेगा, वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण अशुद्ध हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारी लिमिट्स आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी इसका बहुत बड़ा कोज माना गया है। साथ ही साथ शहरीकरण, अर्बनाइजेशन भी इसका एक कोज है। सोशल आइसोलेशन, जब किसी को समाज से बाहर कर दिया जाता है या कम्युनिटी से अलग थलग रख दिया जाता है, वो भी क्या है, कोज करता है। अब देखेंगे पर्सनैलिटी के अंदर ये देखेंगे, क्योंकि ये पूरा डिसऑर्डर इसी से रिलेटेड है, ये पॉइंट है जो साइकोलॉजी का है और ये साइकेट्रिक है। तो पर्सनालिटी कैसे है, किसी की अगर सिजोइड पर्सनालिटी है उसके अंदर ये ज्यादा देखने को मिला है। साथ ही साथ
एस्थेनिक पर्सनालिटी वाले लोगों के अंदर भी ये देखा गया है। एस्थेनिक पर्सनालिटी मतलब दुबले पतले, बिल्कुल कमजोर पर्सनालिटी वाले लोग हैं, उनके अंदर भी सिजोफ्रेनिया देखा गया है। जिस किसी का नेचर शाई है, शंकालु है, वो रिजर्व्ड, जो अपनी बात अपने पास रखते हैं, ये अंतर्मुखी लोग, और ओवर सेंसिटिव, हर छोटी छोटी बात के ऊपर रिएक्शन दे देते हैं वो लोग, और ऐसे लोग जो क्या हमेशा बुक्स पढ़ते ही रहते हैं, उनके अंदर भी ये ज्यादा देखने को मिला है। साथ ही साथ हैविंग वेरी फ्यू फ्रेंड्स, और अगर उनके आसपास उनके फ्रेंड बहुत कम है तो वो आपको क्या है, थोड़ा सा कंजेस्टेड महसूस करेंगे, और अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स, अपने विचार को आसपास उनको डाइवर्ट नहीं करेंगे, और ना ही उनको काउंसलिंग मिलेगी, एक पर्सनल काउंसलिंग, तो उसकी वजह से स्ट्रेस और ये क्या करेगा, सिजोफ्रेनिया कॉज करेगा। तो यहाँ पे अपना पूरा हो गया। इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर किस किस वजह से हो सकता है। अब अपन देखेंगे इसकी साइकोपैथोलॉजी, यानी किस तरीके से सिजोफ्रेनिया बॉडी के अंदर एंटर करता है।